नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। जब भी किसानों की टमाटर की फसल को किसी तरह का नुकसान होता है तो किसानों के चेहरे पर एक चिंता आ जाती है, लेकिन अगर आप अपनी टमाटर की फसल का प्रसंस्करण यानी कि मूल्य संवर्धन कर दें तो निश्चित तौर पर वो निराशा आशा में बदल सकती है। तो किस तरह आप कर सकते हैं टमाटर का मूल्य संवर्धन, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। सब्जियों में टमाटर का नाम बड़ी शान से लिया जाता है। इसके बिना भारतीय खाने की थाली अधूरी सी लगती है। ये जहां स्वाद को बढ़ाते हैं, वहीं हमारे शरीर में विटामिन सी, फास्फोरस, पोटेशियम और लाइकोपीन की पूर्ति करते हैं। इसीलिए हमारे देश के किसान टमाटर की अच्छी खासी फसल लेते हैं। वैसे टमाटर हमारे यहाँ की फसल नहीं है। टमाटर की उत्पत्ति मूल रूप से अमेरिका में हुई थी और यहीं से 16वीं शताब्दी में टमाटर विश्व भर में फैल गया और अपने सफर के दौरान भारत भी आ पहुंचा। आज भारत में टमाटर की जो तस्वीर है, उसमें वो बाकी फसलों के साथ बराबरी से खड़ा है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020-21 के लिए जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में 8,65,000 हेक्टेयर पर टमाटर की बुआई हुई और पैदावार 2,10,56,000 टन होने का अनुमान है। उपज के आंकड़े बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अधिक पैदावार से कभी कभी बाजार में उस फसल का मूल्य गिर जाता है, जिसका खामियाजा किसानों को वहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नुकसान से बचने का एक बेहतरीन उपाय है फसल प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन करना। ऐसा करने से भंडारण की समस्या से भी निजात मिल जाती है और उत्पाद लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के लोग भी आज प्रोसेस फूड की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। टोमेटो केचप है, टोमेटो सॉस है, शेजवान सॉस है, फिर रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, फ्रूट जैम्स, ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग करके हम बना रहे हैं और उससे हमारे इलाके के जो किसान भाई है उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उनके जो क्रॉप्स है, उनके जो फ्रूट्स है, उनको सही दाम यहाँ पे मिल रहा है। जब भी बड़ी मात्रा में क्रॉप मार्केट में आता है तो रेट डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हम बड़ी मात्रा में क्रॉप परचेस करके उनको अच्छा रेट देते हैं, तो उसके कारण कई हमारे किसान भाइयों का फायदा हुआ है। टमाटर को प्रसंस्कृत कर बनाए जाने वाले उत्पादों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें टमाटर की प्यूरी, सॉस, टमाटर पाउडर मुख्य हैं। वर्तमान में हमारे देश में कुल टमाटर उत्पादन का केवल 1 से 2% भाग ही मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने में किया जाता है, जबकि इस तरह के उत्पाद विदेशों में ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली में अब इस तरह के उत्पादों की मांग तेज हो गई है। मेरा एक टोमेटो प्रोसेसिंग का यूनिट है। हम लोग ये सारा काम पीपीपी में करते हैं। पीपीपी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फार्मर, गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड वरुण एग्रो, ये तीनों मिला के इकट्ठा काम करते हैं। जो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड फार्मर है उसको हम लोग उसका पूरा लिस्ट अपने गवर्नमेंट को देते हैं कि ये फार्मर ने ये टाइप का सीड्स लगा के टोमेटो का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है। फिर उसके बाद उसको 132 क्रेट्स गवर्नमेंट देता है, जिसमें सब्सिडी मिलती है 100 रुपीज़ पर क्रेट, और जो सीड्स रहता है उस पर भी सब्सिडी है, पेस्टिसाइड पे भी। ऐसा पूरा मिला के फार्मर को थोड़ा सा गवर्नमेंट के थ्रू भी एक बेनिफिट होता है। इस सारे प्रोसेस में होता कैसा है कि कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं, कोई नहीं, सीधा फार्मर वरुण एग्रो को टोमेटो देगा, वरुण एग्रो उसका नाम पूरा लिस्ट गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट उसके अकाउंट में सीधा बैंक अकाउंट में सब्सिडी डाल देगा। इससे फार्मर को एक अच्छा बेनिफिट होता है, जो उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है उसमें भी उसको थोड़ा हेल्प मिल जाता है। ताजे रूप में टमाटर सब्जी, सलाद,
सूप, सैंडविच में खाया जाता है। इसके अलावा टमाटर को पतला पतला काटकर धूप में सुखाकर भी रखा जाता है। ये प्रसंस्करण का पुराना तरीका है। ग्रामीण महिलाएं इसी तरह से सब्जियों को प्रसंस्कृत करती थी और बेमौसम में इनका उपयोग किया करती थी। इस तरह से सुखाए गए टमाटर को सब्जी आदि में इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं नए रूप में टमाटर से छिलके व बीज रहित उत्पाद जैसे जूस, सूप, प्योरी, केचप, छिलके व बीज सहित उत्पाद जैसे क्रश, चटनी, निर्जलीकरण उत्पाद जैसे टमाटर पाउडर और अन्य तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इन उत्पादों को तैयार करने के लिए टमाटर विभिन्न प्रसंस्करण प्रक्रियाओं से गुजरता है। सबसे पहले टमाटर को पानी से साफ किया जाता है। उसके बाद स्टीम जैकेटेड केटल्स में उबाला जाता है। उबालने के बाद उन्हें पल्पर में डाला जाता है, जहां टमाटर का छिलका और बीज गूदे से अलग हो जाते हैं। टमाटर का इस तरह से मिला गूदा मूल सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इस दौरान इन उत्पादों को लंबे समय तक टिकाए रखने और उनके स्वाद में इजाफा किया जा सके, इसके लिए इसमें चीनी, सिरका, मसाले आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्षेत्र में नए युवाओं को चाहिए कि वो ऐसे काम प्रशिक्षण लेने के बाद ही शुरू करें। साथ ही इन बातों का ध्यान रखें। प्रसंस्करण के लिए लाल व पके टमाटर का ही प्रयोग करें। सड़े या खराब टमाटरों को अलग कर दें। तैयार जूस को गरम ही बोतलों में भरें। भरी गई बोतलों को साफ व शुष्क स्थानों में भंडारित करें। उत्पाद बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही प्रयोग करें। फलों को सुखाने के लिए धूप की बजाय ड्रायर का प्रयोग करें। केचप में 1/3 चीनी शुरू में ही मिला दें, जिससे उसका लाल रंग बना रहे। प्योरी व पेस्ट के लेबल पर कुल ठोस घुलनशील की मात्रा जरूर दें। तो अभी आपने देखा खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध से बने उत्पाद, घी, गौमूत्र, यहाँ तक कि खाद भी ऊंचे दाम पर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय का पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन यानी कि आशंका कम से कम हो जाती है। इन सारी खूबियों के कारण ही देसी गाय पालन में गिर की लोकप्रियता बढ़ी है। आज हम जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है दिल्ली के मुंडका इलाके में रहने वाले सुरेंद्र कुमार जितानी जी से। पिछले 12 साल से गिर गाय का पालन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत में वे भी विदेशी नस्ल की गाय ही पाला करते थे, लेकिन एक वाकये ने उन्हें देसी गाय पालन की तरफ मोड़ दिया। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने गिर गाय को चुना और गुजरात से करीब 20 गाय मंगवाई। इनका पालन कुछ इस तरह से किया गया कि जितानी जी मुनाफे की ओर बढ़ते गए और उनके बाड़े में गिर का आंकड़ा 20 से 100 हो गया।
वैसे तो गौपालन हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन देसी गाय का गौपालन हम लोगों ने करीबन 12 साल हो गए। ये सारी की सारी गुजरात की गिर गायें हैं। पहले हमारे पास ये जर्सी गायें थी, हमको पता नहीं था। हमारी सोसाइटी में एक लेडी आई, उन्होंने पूछा गाय का दूध मिल जाएगा? मिल जाएगा। सवाल किया उन्होंने कि देसी गाय तो नहीं, जर्सी है। तो दूध लेके नहीं गई, बोले मेरे को दवाई के लिए चाहिए। इसका मतलब हम लोगों ने ये लगाया कि जो देसी गाय का दूध है वो मेडिसिनल वैल्यू बहुत तगड़ी है उसमें। तो हम लोगों ने पता लगा करके गुजरात मेरा लड़का गया और वहाँ से गायें जो है लेकर के आया। एक बार में नहीं आई, सारी गायें 2 बार में आई और उसके बाद क्रमांतर गायों के बच्चे भी होते रहे। गायों की संख्या हमारी इतनी ज़्यादा हो गई, तकरीबन 20 गायें हम लोग लेके आए थे। ये जो गायें हैं, इसका जब स्टडी करने से हम लोगों को पता चला कि ब्राज़ील की जितनी इकोनॉमी है वो सारी की सारी इन गायों के ऊपर ही, गिर गाय के ऊपर ही बेस्ड है। और वहाँ उन्होंने इसके ऊपर साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना रिसर्च किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वहाँ की गायें 40 लीटर 50 लीटर दूध देती है एक गाय। तो उसी सबको ज्ञान होने के बाद हमने भी अपना नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों ने शुरू किया और बहुत हद तक हम लोग उसमें सक्सेसफुल भी है। आज हमारे यहाँ जो गायें हैं, ये जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है तो 15 से 20 लीटर दूध भी देने वाली गायें हमारे पास हो गई है। क्रमांतर में धीरे धीरे कमती हो जाए अलग बात है, शुरुआत में लेकिन 20 लीटर तक की गायें हमारे यहाँ दूध देती है। जो HF गायें थी उनका दूध पीने को हम लोग दूध बोल के पीते थे, कोई मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब से इन गिर गायों का, देसी गायों का दूध हम लोगों ने शुरू किया है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बोलिए, मेडिसिनल वैल्यू की तरफ से बोलिए, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रख रखाव में देखिए, जर्सी गायें थी उनको तो बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन ये जो अपनी देसी गायें हैं इनकी चमड़ी मोटी होती है, ये गर्मी में भी सहन करती है और ठंड भी बर्दाश्त कर लेती है। एक्सट्रीम ठंड हो तो हम लोगों को यहाँ इनके लिए पर्दा डालना पड़ता है, अदरवाइज़ हमको कोई दरकार नहीं है। खान पान तो देखिए इन लोगों को जो हम देते हैं, गोडरेज का केटल फीड देते हैं, उसके बाद गेहूँ, जौ, चना, इन सबों की चूरी देते हैं, गेहूँ की भूसी चोकर देते हैं, हरा घास देते हैं। अभी वर्तमान में हरा घास की दिक्कत आ गई क्योंकि चारों तरफ दिल्ली में पानी पानी हो गया, सारे हरे घास डेड हो गए, तो अभी हरे घास की हमको दिक्कत हो गई है। गेहूँ का भूसा भी हम लोग स्टॉक कर लेते हैं 1 साल के लिए, तो वो भी हमको थोड़ा भूसा भी हम लोग दोपहर की गायों को खिलाते हैं। सबसे बढ़िया प्रजाति तो गिर है, लेकिन बाकी दूसरी प्रजातियां भी जो है वो कोई कम नहीं है। आप सिर्फ फ़र्क एक ही है कि गिर गाय को अगर आप 100 में 100 नंबर देंगे तो साहिवाल को आप 80 नंबर देंगे। जर्सी गाय का मिल्क तो जाहिर है। गिर गाय का दूध सभी गायों में सबसे अच्छा माना जाता है। सुरेंद्र जी बताते हैं कि इसके दूध में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस वजह से इनके दूध के साथ साथ घी की भी काफी मांग बढ़ रही है। वहीं इनका पालन बेहद सरल है क्योंकि ये गर्मी और ठंड दोनों को सहन करने की क्षमता रखती हैं। वो आप नाक में डालिए 2-2 ड्रॉप। आपको गारंटी बोल सकता हूँ, साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, छींक आनी, किसी को खूब जड़ से नाक से पानी गिरता है, छोटे बच्चों को नक्सीर छूटती है, इवन बुढ़ापे में जाकर के जो अल्जाइमर बीमारी हो जाती है, इन सब बीमारियों का एक ही इलाज है, प्योर गाय के घी की 2-2 बूंदें नाक में डालो और सो जाओ। ये जो देसी गायें जितनी भी हैं उन सबों का दूध A2 है। हमारे हिंदुस्तान में देसी गाय की प्रजाति जो है कम से कम 40-45 प्रजातियाँ हैं। हर जगह लोकल गायें हैं, उनका नाम अलग अलग नाम है वहाँ पे, लेकिन दूध सारी गायें देती है अच्छी। लेकिन उन सबों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि गिर गायें हैं, इसलिए हम लोग गिर गाय लेकर। देखिए गायों में रोग बीमारियाँ होती रहती है, इसके लिए हम लोगों ने, हमारे वेटनरी हैं ग्यारसी लाल जी, इनको रखा हुआ है, ये देख रेख करते हैं। कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है उसी समय उसका निदान कर देते हैं, चाहे वो मेडिकल दवाई हो चाहे होम्योपैथिक हो, दे करके उन सारी गायों का इलाज हमारा हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है जो डेयरी उद्योग में 4 चांद लगा सकता है। तो अभी
आपने गौ पालन और उसकी सावधानियों के संबंध में तमाम जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। परंपरागत कृषि विकास योजना को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम किसानों के साथ हमेशा हम लोग काम करते रहते हैं। जो पशुओं का गोबर है वो डालते हैं जमीन में और उससे अच्छी पैदावार होती है। पहले तो कर दी थी, ऊसर जमीन से कर दी थी और ये जैविक खेती करने बाद में जमीन नरम हो गई। तो अपने पास ही मौजूद संसाधन उन्हीं से वो खेती करते हैं। बदलाव दूना हो रहा हो, पहली बार तो कम हुआ हो, खूब हो रहा हो, बढ़िया हो रहा हो, खूब अच्छी हो रही हो खेती। देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा परंपरागत कृषि विकास योजना 14 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। उत्तराखंड, जिसका नाम सुनते ही कई बार हमारे आंखों के आगे बर्फीले और खूबसूरत पहाड़ों का चित्र सामने आ जाता है, लेकिन कई बार वहां के किसानों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान इतने आगे बढ़ चुके हैं कि किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए वे तैयार हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी ही सफल महिला किसान से, जिन्होंने चुनौतियों के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाया है। भारत के उत्तर में बसा उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये वही राज्य है जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इस पर्वतीय क्षेत्र में 90% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो ज्यादातर वर्षा आधारित है। इन विषम परिस्थितियों में खेती कर गुजारा करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जिसने इन स्थितियों में भी जीने की कला सीख ली, वही कामयाब किसान कहलाया। हमारे सामने ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है अल्मोड़ा के गांव गुना की रहने वाली महिला किसान सुधा गुणवंत का। आइए जानते हैं उनके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। सुधा करीब 35 साल पहले गुना आई। सुधा ने विरासत में मिले अपने खेतों और बागों को बचाने के लिए संघर्ष के हर दौर को देखा है। रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे ये पेड़ जी तोड़ मेहनत का नतीजा है, और इसके पीछे सिर्फ सुधा की ही मेहनत नहीं है, बल्कि उनके पति भुवन चंद और बेटे दीपक ने भी अपना पसीना बहाया है। इसीलिए परिवार की ये मेहनत चारों ओर चर्चा का विषय है। दूर से पहाड़ों पर दिखने वाली ये खूबसूरती अपने अंदर सैकड़ों इम्तिहान को समेटे है। पहाड़ों की पथरीली जमीन को चीरकर उसे हरी चुनर से ढकने का हुनर सब में नहीं होता। कुछ किसान विपरीत दशा में घुटने टेक पलायन पर मजबूर होकर गांव को छोड़कर चले गए। बचे वही जिनके इरादे हिमालय की तरह मजबूत थे।
सुधा के परिवार ने हर समस्या का सामना किया और उसका समाधान भी निकाला। परिवार में आए विषम हालात ने सुधा की जिम्मेदारियां बढ़ा दी, जिसके समाधान के लिए सुधा ने पैतृक बागों को आगे बढ़ाने की ठानी और लग गई जोर शोर से खेती के काम में। लक्ष्य निश्चित था, लेकिन राह कठिन। मजबूत इरादों ने हर कदम पर सुधा को ताकत दी। सुधा ने बागवानी के साथ साथ पशुपालन भी किया। बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए जगह जगह जाकर प्रशिक्षण भी लिया। यहाँ से अल्मोड़ा पैदल जाना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। फिर एक छोटी बच्ची हो गई थी घर में, तो धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ते गया। फिर भी मैंने कहा कि बीए करना उचित ही है। मैंने कर लिया, बीए कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बीटीसी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरी बीटीसी के लिए आ गया था। तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो मैं फिर भी उस हालात से ढल के मैं फिर अपने घरेलू ही हालात में आ गई। तो मुझे ये लगा कि घर का छोड़ के अब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे ससुर जी ने थोड़ी बहुत पहले से जो कर रखा था, हमने कहा कि इसी में हम नींव रख के इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज ये हमारे सब सास ससुर की रखी हुई नींव है, उसी को उसका हमने विस्तार कर रखा है। अपने आप पर भी तरस आता है और शर्म भी लगती है किन स्थितियों में हमने काम किया है। जब हम पहले उद्यान का काम किया, जब हम भ्रमण में इधर उधर जाते थे तो हम लोगों के टूल्स इक्विपमेंट देखते थे तो बड़ा तरस लगता था, क्योंकि हमारे पास से टूल्स नहीं हुआ करते थे। तब कभी कभी बच्चों की शाही की टिक्कियाँ होती थी, उसके लिए भी 1 रुपया अवेलेबल नहीं होता था मेरे को। शहर में होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम जीवित रखेंगे। ये हमारा पक्का निश्चय है। खेती और बागवानी में इन पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी का होना है। सुधा ने इसका भी तोड़ निकाला और बाग के आसपास पानी के टैंक बनवाए, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित किया जा सके, और इस पानी से खेतों और बागों में सिंचाई की समस्या का समाधान मिल गया। अपने इस प्रयोग में सफलता मिलने के बाद सुधा ने इसी तरह की करीब 10 टंकियां बनवाई। आज आलम यह है कि इनके खेतों और बागों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा सुधा पॉली हाउस बनाकर बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी मुनाफा कमा रही हैं। बेहतर पैदावार के लिए पशुपालन से मिले गोबर से सुधा वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं। आज आलम यह है कि सुधा की इस कामयाबी का कायल पूरा अल्मोड़ा है। लोग दूर दूर से उनकी सफलता के बारे में जानकारी लेने आते हैं। सुधा उन किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है जो पलायन को अंतिम विकल्प मान रहे हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, और या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।